नमस्कार। विभाग विनोद में आज मैं एस.एन. विनोद फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज उस विषय पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूँगा जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर तो चल ही रही है और अब इसकी गूंज बाहर भी सुनाई देने लगी है। लोग बात पूछने लगे हैं, विदेशी मीडिया भी पूछ रहा है कि आखिर भारत में ये हो क्या रहा है। जी हाँ, ताजा उदाहरण दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर नए सिरे से जो सवाल पैदा हो रहे हैं वह है यह कि क्या सचमुच देश में सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। यह सवाल पहले पूछा गया और मनीष सिसोदिया के जिस तरह से ताजा जो गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर पूछा जा रहा है। आपको पता हो दिल्ली की नई आबकारी नीति जो अब रद्द हो गई, उसको बनाने में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे थे। उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जेल में हैं। उनके जमानत याचिका पर आज 10 मार्च को सुनवाई होनी है। उसके एक दिन पूर्व ध्यान रखिए, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। अर्थात आज वह उनकी जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी। अगर उसमें जमानत मिल भी जाती है तो ये जो दूसरे मामले में जो जेल के अंदर गिरफ्तारी हुई, हास्यास्पद ढंग से मैं कहूंगा, उस मामले में पुनः उन्हें अभी जेल बनाना पड़ेगा। ईडी उन्हें रिमांड पर मांगेगी। कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि अदालत को उनको रिमांड देना पड़ेगा कि पूछताछ, क्योंकि आरोप पहले लग चुका है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जेल में 2 दिनों की लंबी जो पूछताछ हुई उस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। मतलब जमीन पहले से तैयार है कि उनकी जमानत की याचिका का विरोध किस तरह किया जाएगा और नए मामले में जब वो पूछताछ के लिए ईडी कस्टडी मांगेगी तो उसका आधार क्या होगा। इससे मैं यहां का स्पष्ट कर दूं, हो सकता है, चलिए मान भी लिया जाए कि सारी की सारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है, इसमें कुछ नाजायज नहीं है, लेकिन जो संदेश देश में जा रहा है इन सब कार्रवाइयों से वह बहुत साफ है। स्पष्ट रूप से संदेश यह है कि दिल्ली में बार बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के हाथों पीटने से आहत वर्तमान सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उनके रीढ़ तोड़ना चाहती है, उनके मनोबल को तोड़ना चाहती है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने कहा जो समय जिस प्रकार का है, जिस तरह किया गया है, वह स्वयं सत्ता पक्ष के लिए प्रति उत्पादक, काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। इस बात को ध्यान रखें। जिस प्रकार से गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, विपक्ष के नेताओं को हरास करने, उन्हें परेशान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव का मामला हो या फिर तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से पूछताछ का मामला हो, उनके संबंध देने का मामला, आप सब सारे प्रमाण सामने हैं। यह आरोप लगता है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करता है। उन पर भी आरोप लगते हैं कि एक तरफा कार्रवाई कैसे, सभी भ्रष्टाचार, सभी अनियमितता के आरोप विपक्षी नेताओं पर ही क्यों? क्या सत्ता पक्ष में सभी दूध के दूल्हे हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है। और मनीष सिसोदिया को जिस ढंग से जेल के अंदर, ध्यान के जेल के अंदर गिरफ्तारी की गई, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के एक दिन पूर्व, उससे तो स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी तथा उनके नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
कि मनोबल को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जांच एजेंसियों की सहायता ली जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि यह स्वयं सत्ता पक्ष के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, इसलिए उनके रणनीतिकार इस पर पुनर्विचार करें। आप इस पर सैडिस्ट प्लेजर तो ले सकते हैं कि हमने गिरफ्तार करवा दिया, हमने तंग कर दिया, लेकिन इस जनतंत्र में जो असली अदालत है वह है जनता की अदालत। और जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। मैंने कहा कि सारी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत यह कार्रवाई हो सकता है, मान लिया जाए, बावजूद इसके जनता में जो संदेश यही जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सारे प्रमाण सामने हैं। और आज जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जो पूर्व में जो गिरफ्तारी थी उस पर सुनवाई होगी, जैसे मैंने कहा, विरोध तो होगा, लेकिन अगर उनको उस मामले में जमानत मिल भी जाती है तो ताजा मामले में जो गिरफ्तारी हुई, ईडी उसमें कस्टडी में, उसमें वो जेल में ही रहेंगे, तकनीकी तौर पर फिर पूरा जेल में रहेंगे। इसलिए यह राजनीतिक विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल में जो रणनीतिकार है, जो इन सब मामलों को देख रहे हैं, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव का मामला हो और चाहे तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, हर मामले में जो रणनीतिकार हैं इस पक्ष को भूल जाते हैं कि अंततः फैसला जनता को करना है। इस जनतंत्र में सर्वोपरि जनता है। इस तथ्य को भूलकर वे जब रणनीति का निर्माण करते हैं तो स्वयं आत्मघाती कदम उठाते हैं, अपने लिए वो गड्ढे खोद रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें। सभी जानते हैं, यह दोहराना ही होगा, कई अवसरों पर इसके बता चुका हूं कि पूरे देश पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में उनकी सरकार है। और विडंबना के रूप में देश की राजधानी दिल्ली पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और एक बार नहीं 3 चुनाव जीत चुके। और तो और पिछले एमसीडी चुनाव, जिस एमसीडी पर पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, उसे अपदस्थ कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। तो यह प्रमाण है, अकाट्य तथ्य है कि दिल्ली की जनता की पहली पसंद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। यह विडंबना ऐसे कि सत्ताधारी दल की नींद उड़ जाती है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कोई शासन करे। हालांकि उसे हर तरह से एलजी के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो, गृह मंत्रालय के माध्यम से उन्हें अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है। बहुत सारे प्रमाण सामने आए हैं। बावजूद इसके दिल्ली की जनता उन्हें समर्थन प्रदान कर रही है। और भाजपा के रणनीतिकारों की परेशानी तब और बढ़ गई जब यह देखा गया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली के सरहद से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंच रही है। पंजाब में उसका शासन हो गया। गुजरात चुनाव में जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह प्रदेश है, वहां भी आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। लगभग 14% वोट मिले उसे। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की स्वीकृति बढ़ती जा रही है और इससे परेशान भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ हर वैसे कदम उठा रही है जिससे उनका मनोबल टूटे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसका एक मामला है। और इसी सिलसिले में अब ये जो पूछा जाए कानून के शासन की बात, उत्तर प्रदेश की बड़ी प्रशंसा पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने जाकर की और स्वयं योगी आदित्यनाथ जो दावा करते रहे कि अब वो उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित होता है, उसकी एक नई पहचान बन रही है।
बहुत सारे विदेशी निवेशक वहां पहुंच रहे हैं, वहां विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। ये स्वागत है, इसका अच्छी बात है। हमारे देश के सबसे बड़े राज्य की प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, इससे हमें प्रसन्नता होती है। लेकिन जब कानून के शासन की बात आती है तो यह सवाल उठता है कि आखिर कानून का शासन चलेगा या पुलिस राज स्थापित किया जाएगा। आज जो वहां हो रहा है, बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो बुलडोजर की राजनीति चल रही है और जो वहां माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका स्वागत है। लेकिन इसमें सवाल ये जरूर उठता है कि हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। वहां क्या हो रहा है वो तो इसी तरह से हो रहा है कि किसी ने मुझे चांटा मारा, मैंने अपना पिस्टल निकाल कर उसे गोली मार दी। मतलब मैंने तत्काल फैसला मैंने कर दिया, मुझे कानून के पास, मुझे पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं। वह स्थिति वहां बन रही है। कम से कम पूरे देश में संदेश यही जा रहा है कि वहां पुलिस राज के माध्यम से वहां कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से इनकाउंटर की खबरें वहां से आ रही हैं, राजनीति का एक अदना ककहरा सीखने वाला विद्यार्थी भी उस पर यह विचार प्रकट करता देखा जा रहा है कि इनकाउंटर के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेकर फैसले किए जा रहे हैं। तो क्या अब बुलडोजर और इनकाउंटर ही कानून की पुस्तकों में एक अलग अध्याय बनेंगे? क्या हमारी स्थापित कानूनी प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं? क्या न्यायालय हाशिए पर रख दिए जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो जो आशंका बार बार इन दोनों प्रकट की जा रही है विभिन्न क्षेत्रों से कि कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप को बदलने की चेष्टा की जा रही है, ऐसी रणनीति बन रही है, तो इस आरोप पर सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं हो रहा है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो क्षमा करेंगे, यह कहने के लिए बड़ी पीड़ा के साथ यह मत व्यक्त करने को मजबूर हूं कि अगर यह वर्तमान प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, कथित कानूनी प्रक्रिया बुलडोजर और इनकाउंटर की जारी रही तो फिर एक समय ऐसा आ जाएगा जब लोग बाग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए गली कूचों में मारे मारे फिरेंगे, उन्हें वह नहीं प्राप्त होगा। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है और इसके आधार मौजूद है। क्योंकि अगर जो वर्तमान नीति है, जिस नीति पर सरकार चल रही है, वहां पर अगर उसमें सफल होते हैं तो फिर ये वह उद्दंड होकर अपने सभी विरोधियों को, माफिया के नाम पर हो, आतंकी के नाम पर हो, उनके माध्यम से ऐसा डर फैलाया जाएगा जिससे कि विपक्ष कहीं किसी मांद में घुस जाए और सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करने के लिए आजाद रहे। चिंतन मंथन का विषय यह है कि क्या देश ऐसा चाहेगा? इस मुद्दे पर जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमारे सामने यह तथ्य उभर कर आता है कि ऐसी स्थिति में जनता हमेशा सड़कों पर निकलती रही है और जनता जब अपना फैसला सुनाती है तो सत्ता पक्ष को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे प्रमाण इतिहास के पन्नों में दर्ज है, चाहे वह पूर्व की कांग्रेसी सरकारें हो या वर्तमान की सरकार। हालिया चुनाव में कुछ देखा गया, कुछ विधानसभा के चुनाव में, कुछ राज्यों में चुनाव हुए, उसके जो परिणाम सामने आए हैं उसका विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि गोदी मीडिया के प्रचार के बावजूद सच यह सामने आ रहा है कि शनै शनै सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव सिमटता जा रहा है। यह एक पूर्व सूचना है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को कि जन इच्छा की उपेक्षा न करें,
आप कठोर बनिए, न्याय में, कानून में जो प्रावधान है उनके माध्यम से आप आतंकियों के खिलाफ, आप माफिया के खिलाफ, आप गुंडों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए, जनता आपका साथ देगी, उस पर कोई समझौता नहीं है। लेकिन अगर संदेश दिया जाएगा कि राजनीतिक बदले की भावना से विपक्ष को दबाने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए और पूरे देश में डर भय का वातावरण व्याप्त करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्षमा करेंगे, आने वाले दिनों में जो परिणाम उभर कर सामने आएंगे वे बहुत रुचिकर तो नहीं ही होंगे। अतः मनीष सिसोदिया का मामला हो, तेलंगाना की कविता का मामला हो, बिहार के लालू यादव का मामला हो, इन सब मामलों में कहा जाता, कहते तो है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, लेकिन यह संदेश जनता में न जाए, यह सुनिश्चित करना सत्ताधारियों और रणनीतिकारों का काम है कि ये सारे कदम विपक्ष को दबाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। यह संदेश यह जा रहा है जिसके परिणाम सत्ता पक्ष के लिए अच्छे तो कतई नहीं होंगे। यह दुर्भाग्य है भारतीय लोकतंत्र का फिलहाल का कि कम प्रतिशत वोट पाकर राजदल सत्तारूढ़ हो जाते हैं। बहुमत जो वोट का होता है, चूंकि विपक्ष में वो बटा हुआ रहता है, तो कम वोट, जैसे वर्तमान में लगभग 35% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है। साफ है कि 65% वोट उनके खिलाफ दिया था, लेकिन वो 65% बटा हुआ है, उसका लाभ उन्होंने उठाया और वो सत्ता में आसीन हो गए। यह सोच, इस सोच के साथ एक और जो घटना हुई है, कविता ने तेलंगाना की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने जो एक आह्वान किया है कांग्रेस का, ध्यान रखें कि वो टीम प्लेयर के रूप में सामने आए, अर्थात विपक्षी एकता की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसका स्वागत है। और यह सब बता दो, यह किसी दल विशेष के समर्थन में, विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, यह भारतीय लोकतंत्र के हित में, भारत के हित में यह जरूरी है कि मजबूत विपक्ष की मौजूदगी मोटी रेखाओं से हमेशा चिन्हित होती रहे, तब जाकर के सत्ताधारी वो सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और कानून संविधान के अनुसार काम करने को मजबूर होते हैं, चाहे उनकी इच्छा हो या नहीं हो। अतः जिस प्रकार से कदम सिसोदिया के खिलाफ उठाए गए, जेल में जो हास्यास्पद गिरफ्तारी हुई, उनकी जमानत याचिका की सुनवाई के एक दिन पूर्व ईडी द्वारा, उसका संदेश साफ है। चाहे अब जितने भी सफाई दे ले हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून संगत कदम उठाए जा रहे हैं, आम जनता के बीच संदेश यही जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ उनका मनोबल तोड़ने के लिए। इस पर तत्काल विराम लगाएं, अन्यथा यह प्रति उत्पादक सिद्ध होगा और तब परिणाम बहुत सुखदायी तो नहीं ही होंगे सत्ता पक्ष के लिए।